वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल महक विद एजुकेशन। जो आज की क्लास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की जो क्लास है वो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, तो आज हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर पूरी। अगर आप मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला प्रश्न देखने कितने बच्चों का आंसर सही आता है, देखते हैं आप टोटल कितना आंसर आप सही देते हैं। ठीक है, तो कॉमेंट जरूर करिएगा। तो आपकी आज क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन आप देखिए कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो हर एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आइए इसको हम थ्योरी में थोड़ा अच्छे से डिटेल जानते हैं। तो भारत संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 के स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया, यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति एक होगा। यह पद भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जो राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ये तो आपको पता है कि देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक है और संविधान में इस पद पर ब्रिटिश सम्राट के समान एक औपचारिक प्रमुख स्थान दिया गया है। देश का पूरा शासन इसी पद के नाम से संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, 35। क्या है, 35 है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी डेट इज द करेक्ट आंसर, 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो संविधान के अनुच्छेद जो 58 है उसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन किया गया है, जिसके तहत उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है, आवश्यक होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा सदस्य का निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। उम्मीदवार किसी भी सरकारी या लाभ पद पर कार्यरत ना हो, मतलब कोई भी उस पर प्रॉफिट उसका ना हो, मतलब कोई सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। और इस योग्यता को पूरा करने वाला व्यक्ति एक सर्वोच्च पद चुनाव लड़ने की योग्य माना जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन 3 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डेट इज द करेक्ट आंसर। संसद के दोनों सदनों तथा राज्य और विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचित मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और सभी राज्यों को विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। दिल्ली और पांडुचेरी जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों शामिल है और निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। चुनाव में संसद या विधानसभाओं को मनोनीत नॉमिनेट सदस्य के वोट देने का अधिकार नहीं होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रपति के पद, ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद होता है वो गोपनीयता के शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। कौन है जो राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता के शपथ दिलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर CGI है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 60 है, उसके अनुसार जो राष्ट्रपति उनके पद पे शपथ और भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश इस समय उपलब्ध नहीं है, अगर जो वैसे तो वही दिलाते हैं शपथ, बट अगर वो उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम
न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपनी शपथ को संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और देश की जनता कल्याण की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह औपचारिक और भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रपति महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संबंध के अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट जरूर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 61 में, ठीक है। अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार। तो संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए महाभियोग की विशेष प्रक्रिया प्रावधान है। महाभियोग का प्रस्ताव संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा से शुरू किया जाता है। इस प्रस्ताव में पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों, अगर इसको जब पारित करते हैं तो संसद के दोनों सदनों 2 अलग-अलग तिहाई 2/3 विशेष बहुमत आवश्यकता होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए क्वेश्चन 6 जो है काफ़ी अच्छा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबंधित किसको सौंपते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो आइए थोड़ा हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसकी बात करें तो संविधान अनुच्छेद 56A 1A के अनुसार राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहले उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र को सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को देते हैं, ठीक है। इस्तीफा सौंपने के बाद राष्ट्रपति का पद तत्काल प्रभाव से रिक्त माना जाता है। इसके बाद नए राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी अनिवार्य होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही अच्छा है कि भारत की तीनों सेना यानी 3 सेना कौन सी होती हैं? पहला है थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो इसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इतना ब्रिलियंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो आइए थोड़ा इसको विस्तार से जानते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 53 भाग 2 के तहत संघ के रक्षा बलों सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होता है। राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रमुख थल सेना, वायुसेना और नौसेना को नियुक्त करते हैं, ठीक है। और देश की सुरक्षा के संबंध में युद्ध की घोषणा करना, शांति संधि करना या फिर जो अधिकार उनके अधिकार में, उनके क्षेत्र में ये अधिकार आता है, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति अपना इस सैन्य शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा बनाए गए हैं कानून और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है कि राष्ट्रपति के क्षमादान यानी पॉर्डन देने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 72 में उपस्थित है। तो चलिए आइए अनुच्छेद 72 के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति किसी सजा को क्षमा कम या स्थगित करने की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब जो राष्ट्रपति होता है उसके पास इतनी पावर होती है उनके पास कि किसी भी अपराध के लिए दोषी को ठहराए गए व्यक्ति को सजा को क्षमा कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जिसे दोषी माना जा रहा है वो उसे अपराध किया परंतु वो क्षमा कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं और स्थगित करने की शक्ति उनमें प्राप्त है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी पूरी तरह से माफ करने की या बदल सकते हैं, उनके अंदर ये शक्ति निहित होती है। सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजाओं के मामलों में केवल राष्ट्रपति क्षमादान का अधिकार है। एक न्यायिक शक्ति है जिसका उपयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय और मंत्रिपरिषद की सिफारिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति के अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश जारी करने पर अनुच्छेद में ये शामिल है, आपको बताना है। तो जब संसद का जो सत्र ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 123 में 123 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए थोड़ा
जानते हैं 123 अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद 123 के बारे में ये बताया गया है इसके अनुसार कि यदि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा तो देश के आपातकालीन कानून की ज़रूरत होती है। मतलब कानून की ज़रूरत हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का कानूनी बल और प्रभाव संसद द्वारा पारित अधिनियम एक्ट के समान ही होता है और संसद का सत्र दोबारा शुरू होने पर अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर मंजूरी मिलना अनिवार्य है और संसद के मंजूरी नहीं देती तो यह निष्प्रभावी हो जाती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो करेक्ट आंसर है 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। 56 अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि 5 जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 वर्ष होता है। हालांकि कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपकर पद छोड़ सकते हैं। राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान केवल महाभियोग का संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है और भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन होने का योग्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका अगला है कि संघ के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका जो करेक्ट आंसर राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के अंदर ये शक्ति निहित होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इन शक्ति का प्रयोग न तो स्वयं करते हैं न ही अपने अधीनस्थ अधिकारी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करते हैं। भारत सरकार को अपने आधिकारिक और प्रशासनिक कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है और लेकिन राष्ट्रपति राज्य का मुख्य प्रशासनिक प्रधान होता है राज्य का। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 ये दिया है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसे अधिकार है बुलाने का? तो करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को अधिकार है। तो आइए थोड़ा हम इसको विस्तार से जानते हैं। तो संविधान अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति बैठक बुला सकते हैं। संसद के इस संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर द्वारा की जाती। यह बैठक दो सदनों के मतभेदों को दूर कर कानून पारित करने के लिए बुलाई जाती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामलों पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 13 एक राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के तहत हो सकता है। चलिए आइए विस्तार से जानते हैं अनुच्छेद 360 क्या है। तो संविधान के भाग 18, ठीक है, संविधान के भाग 18 आपातकालीन शक्ति का वर्णन, जिसमें अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार है। यह तब लगाया जाता है जब देश के वित्तीय स्थिरता क्रेडिट गंभीर खतरा पैदा हो गया हो। इसके दौरान राष्ट्रपति सरकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन की कटौती का आदेश कर सकते हैं और देश के इतिहास में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइए थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ते हैं।
तो संविधान का अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देश के सार्वजनिक धन और का मुख्य संरक्षक होता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों के खातों में ऑडिट करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री नियुक्ति राज्यपालों और मुख्य चुनाव आयुक्तों पर और संघ सेवा के यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ रिक्त हो जाएं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसको संभाल सकता है पद को। तो राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यदि दोनों ही इस पद पे कारणवश खाली है किसी कारण, तो पद भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश भी जब उपलब्ध ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश इस जिम्मेदारी को निभाएगा और भारत के इतिहास में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कोई भी विधेयक बिल, ठीक है, यानी विधेयक यानी बिल संसद द्वारा पारित होने के बाद कब तक कानून नहीं बन सकता? तो जब तक नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति ना दे, तब तक वो कानून नहीं बन सकता। तो संसद दोनों सदनों यानी राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद विधेयक कानून रूप तभी लेता है जब अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर सहमति देते हैं, तब होता है। राष्ट्रपति के वापस विधेयक और पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजने और उसे अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति होती है। हालांकि संसद उस विधेयक को दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर भेजती है तो राष्ट्रपति उसकी सहमति देनी ही पड़ती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।